ज्योग्राफी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर भौतिक भूगोल में अपक्षय और अपवर्तन के बारे में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपक्षय और अपवर्तन है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम क्या होता है, अपक्षय और अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई जो चट्टान होती है तो किसी भी यांत्रिक एवं रासायनिक क्रियाओं भौतिक क्रियाओं द्वारा जब कोई चट्टान अपने मूल स्थान पर चटकती है तो उस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। जैसे ये कोई चट्टान है, जब ये चट्टान अपनी भौतिक रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा जब ये चट्टान टूटती है, जैसे ये टूट रही, इसमें क्रैक आ रहा है, तो ये जो चट्टान जो टूटती है इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई चट्टान टूटे हुए भाग वायु पवन हिमखंड द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे कोई ये चट्टान है और ये टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग धीरे धीरे आके वायु पानी हिम आदि क्रियाओं द्वारा ये टूटे हुए पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ऐसे क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। जब कोई टूटे हुए भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु पवन द्वारा चले जाते हैं तो उसे अपवर्तन कहते हैं। जब अपक्षय और अपवर्तन अपक्षय और अपवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं, जब अपवर्तन और अपक्षय दोनों साथ साथ होते हैं तो इस क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। जब दोनों अपक्षय और अपवर्तन दोनों संयुक्त क्रिया होती है तो इस क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी अपक्षय को जो नियंत्रित करते हैं वे कारक कौन कौन से हैं। पहला जो कारक है स्थल ढाल का स्वभाव। जिस प्रकार की चट्टान का जो स्थल का ढाल होगा उसी के अनुसार उसका स्वभाव निर्धारित होगा, इसमें रुकावट भी आ सकती है और ये कारक का निरंतर करेगा। जिस प्रकार कोई ढाल होगा, किसी चट्टान का ढाल होगा, ढाल के अनुसार ही अपक्षय होएगा। अगला है जलवायु की भिन्नता। जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु होगी उस स्थान पर जलवायु अपक्षय की क्रिया भी उसी प्रकार की होएगी। अगला है चट्टानों का संगठन एवं संरचना। जिस प्रकार की चट्टान की संरचना होगी उसी प्रकार की उन चट्टानों में अपक्षय होता है। और अगला है वनस्पति का प्रभाव। सदा ही प्रकृति का प्रभाव पड़ा है तो उसी के अनुसार ही वनस्पतियों का प्रभाव अपक्षय पर पड़ेगा। जिस प्रकार की वनस्पति होगी उसी प्रकार का अपक्षय होएगा। वनस्पति द्वारा जब चट्टानों को वनस्पति द्वारा या पेड़ वनस्पति है, जब वनस्पति द्वारा जो अपनी जो जड़ होती हैं, जड़ों को ये जड़ के द्वारा चट्टानों को रोकती है तो इसके भी द्वारा प्रभाव पड़ता है। जब पेड़ पौधों को निकालते हैं तो भी ये चट्टानें अलग होती हैं। तो वनस्पतियों का प्रभाव भी अपक्षय को नियंत्रित करता है, यानी वनस्पति का प्रभाव भी अपक्षय पर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अपक्षय को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है। अपक्षय को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है। जो नंबर एक है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। जो नंबर एक अपक्षय का प्रकार है वो है भौतिक यांत्रिक अपक्षय। नंबर दूसरा प्रकार है रासायनिक अपक्षय। और नंबर तीसरा जो प्रकार है अपक्षय का वो है प्राणी वर्ग अपक्षय। अपक्षय के तीन प्रकार हो गए। नंबर एक है भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और प्राणी वर्ग अपक्षय। भौतिक अपक्षय को अन्य भागों में बांटा गया है, यानी अन्य भागों द्वारा भौतिक अपक्षय होता है। सीधा अर्थ है कि अन्य भागों द्वारा ही भौतिक अपक्षय होता है। ये जो पार्ट है इनके द्वारा भौतिक अपक्षय होता है। जैसे जल, सूर्यताप और वर्षा और दबाव, यानी जल के द्वारा भी अपक्षय होता है,
सूर्य ताप के द्वारा अपक्षय होता है, वर्षा के द्वारा और दबाव के द्वारा। जिस प्रकार जल होगा तो अपने साथ प्रवाह के द्वारा भी जल वनस्पति चट्टानों में प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये चट्टान है, इस पर जल की मात्रा गिरेंगे तो चट्टानों का बिखराव होगा। सूर्य भी तेज मात्रा में पड़ेगा तो भी चट्टान टूटेंगी नहीं टूटेंगी भाई, चट्टान टूटेंगी। और वर्षा के द्वारा भी चट्टानों का टूटना होता है, अपक्षय होता है, और दबाव के द्वारा भी दबाव के जो अपक्षय होता है। अगला है ताप के कारण और चट्टानों का विघटन, यानी जब अधिक मात्रा में चट्टान पड़ती है तो चट्टानों का टूटती हैं, अधिक मात्रा में जब ताप पड़ती है तो भी चट्टानों में बिखराव आता है। अगला है तुषार या पाले द्वारा चट्टानों का विघटन होना। तुषार यानी पहला यानी जो पहला पड़ता है, पहले के द्वारा भी चट्टानों में विघटन होता है। और ये जो विघटन है अधिकांशतः जो परतदार जो शैलें हैं उनमें देखने को मिलता है। परतदार जो शैलें होती है, जिस प्रकार इनमें एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत जो होती हैं चट्टानें, उन चट्टानों में यह जो क्रिया है वो अधिक देखने को मिलती है। अगला है वायु ताप द्वारा अवदलन, यानी वायु के द्वारा जो अवदलन होता है उनको भी अपक्षय होता है। जिस प्रकार कोई परतदार चट्टान है, और ये सबसे ज़्यादा उदाहरण परतदार चट्टानों में देखे जाते हैं। जैसे रांची है, रांची का स्तूप है, इन चट्टानों जो परत पाई जाती हैं इन चट्टानों में देखा जाता है। अगला जो प्रकार है अपक्षय का वो है रासायनिक अपक्षय, यानी सीधा है रासायनिक क्रियाओं द्वारा जिस प्रकार का अपक्षय होता है उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा जो अपक्षय होता है उसे हमें रासायनिक अपक्षय कहते हैं। नंबर 1 है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण के द्वारा ही जो अपक्षय होता है उसे हम ऑक्सीकरण अपक्षय कहते हैं। जैसे वायु की ऑक्सीजन जब जल से मिलती है तो जल में मिलने से O2 की क्रिया चट्टानों के खनिज से होती है और खनिजों में ऑक्साइड बनती है। जब जल की यानी वायु की ऑक्सीजन जब जल से मिलती है, यानी वायु की जो ऑक्सीजन है जब वो जल से मिलती है तो O2 की क्रिया चट्टान की खनिज से होती है तो खनिजों के ऑक्साइड बनते हैं। यानी सीधा अर्थ है कि इस क्रिया में जब लोहे से ऑक्सीजन की जो मात्रा मिलती है तो उसमें सामान्य भाषा में जो काई कहते हैं वो बोलते हैं ऑक्सीकरण। जब किसी चट्टान में जो जंग लग जाती है तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। इससे चट्टानों में जो भार है वो भार बढ़ता है। जब कोई चट्टान में या लोहे पदार्थ में जंग लगती है तो उस लोहे की मात्रा का जो भार है वो सदाई बढ़ता है। अगला है कार्बोनेशन अपक्षय। ये क्या होता है कि जब CO2 प्लस HO2 कार्बोनेट बनते हैं जो जल में घुलनशील चट्टानों से अलग हो जाते हैं। CO2 प्लस H2O कार्बोनेट बनते हैं जो जल में घुलनशील चट्टानों से अलग हो जाते हैं, ऐसे इसे बोलते हैं घोलन। ठीक है, आगे है हाइड्रेशन। अगला क्या है हाइड्रेशन या फिर जल योजन, इसे जल योजन भी कहते हैं। इसके द्वारा जो अपक्षय होता है उसे जल योजन अपक्षय कहते हैं। ये क्या होता है जब H2O प्लस H से चट्टान में हाइड्रोजन की क्रिया होती है, जब HO2 प्लस H से चट्टानों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है तो चट्टान जल को सूख लेती है। जब ये क्रिया होती है तो जो चट्टान होती है वे जल को सूख लेती हैं। तो इससे जब जल सूखता है तो उसमें जो आयतन होता है वो आयतन में वृद्धि होती है। सामान्य बात यह है कि जब हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो वे चट्टान होती है वे जल को सोख लेती हैं। ये कोई चट्टान है,
इसमें जल की मात्रा बढ़ेगी तो ये चट्टान क्या करते हैं, जल को सोख लेती हैं। ठीक है, सोख लेती हैं। जब जल को सोख लेती हैं तो फिर इसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। जब चट्टान जल को सोख लेती है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होती है, जब इसके आयतन में वृद्धि होती है तो ये चट्टान क्या है, फैलती है। तो ये क्या करती है, फैलती है। जब ये चट्टान जल को सोखती है तो इसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि, जल को सोखती है, आयतन में वृद्धि होती है तो ये चट्टान क्या करती है, फैलती हैं। ये चट्टान क्या फैलती हैं। और जब चट्टानें फैलती हैं तो ये चट्टानें टूटती हैं। फिर बाद में क्या वो करती हैं, ये टूटती हैं। चट्टान बाद में टूटती हैं या फिर ये चटकती हैं। तो ये सारी जो कैसी क्रिया होती है वो जलीय नियोजन में होती है। और ये जो क्रिया होती है जलीय नियोजन जो अपक्षय होता है वो सर्वाधिक आग्नेय चट्टानों में होता है। जलीय नियोजन जो अपक्षय होता है वो सर्वाधिक आग्नेय चट्टानों में होता है। दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि जल नियोजन क्या होता है, जब चट्टानें जल को सोख लेती हैं तो चट्टान का जो आयतन है उस आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और फिर ये चट्टानें, वृद्धि होने से चट्टानें फैलती हैं। और फैलने से क्या होती है, चट्टानें फिर ये चटकती हैं। चट्टान क्या करती हैं, चटकती हैं। बाद में ये चट्टानें चटकती हैं। ऐसी क्रिया जल नियोजन अपक्षय में होती हैं। और सर्वाधिक जल नियोजन जो अपक्षय होता है वो आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक होता है। अगला जो प्रकार है प्रकार नंबर 3, प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्ग अपक्षय को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो माध्यम से प्राणी वर्ग अपक्षय होता है। तो नंबर जो ये प्रकार है वो है जीव जंतु द्वारा अपक्षय, और नंबर दूसरा है वनस्पति द्वारा अपक्षय। यानी जीव जंतु द्वारा अपक्षय कैसे होता है कि जब चट्टानों में छोटे छोटे जीवाश्म भीतर अंदर घुस जाते हैं तो उसमें अपना हॉल बना लेते हैं, तो उसमें तो उनके द्वारा भी अपक्षय होता है।